हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं भारतीय संस्कृति में शादी ब्याह को एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मानते हैं, एक संस्कार के रूप में मानते हैं। बड़े हर्षोल्लास उमंग के साथ शादी ब्याह मनाए जाते हैं। धनाढ्य वर्ग की बात करें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो हमारे गरीब परिवार होते हैं उन्हें थोड़ी आर्थिक दिक्कतें आती है दोस्तों। और चूँकि गरीब परिवार के जो व्यक्ति होते हैं उनके भी सपने होते हैं कि उनके बच्चे की शादी बहुत ही अच्छे तरीके से और उन्हें कोई दिक्कतें न आए। तो ऐसे में सरकार द्वारा इन परिवारों की मदद हेतु समय समय पर बहुत सारी शादी अनुदान की योजनाएं चलती रहती है और उनको निःशुल्क रूप से आर्थिक मदद दी जाती है। मैं आज आपको एक ऐसी ही योजना के बारे में बताना चाहूँगा। इस योजना का नाम है पिछड़ा जाति शादी अनुदान योजना। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ी जातियां श्रेणीगत है उन्हें लाभ दिया जाता है। यहाँ हमें एक ध्यान रखना होगा, अल्पसंख्यक समुदाय में जो पिछड़ी जातियां है उनमें इसको अध्यारोपित नहीं किया जाता, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय की जो पिछड़ी जाति है उनको किसी दूसरी योजना में अध्यारोपित किया जाता है, यहाँ उन्हें नहीं लिया जाता। अब दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी पिछड़ी जातियाँ फिलहाल है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिस्ट दी है, वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों इस योजना में गरीब परिवारों को लिया जाता है। इसमें जो बेटी है, बेटी के पिता को अनुदान दिया जाता है, उसी के खाते में पैसा आता है। और दोस्तों इसमें गरीब परिवारों को लिया जाता है। इसमें ऐसे गरीब पिता जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 से ज़्यादा न हो और शहरी क्षेत्र में 56,460 से ज़्यादा न हो, उनको इस योजना में लाभ दिया जाता है। और यहाँ एक पिता की अधिकतम 2 बेटियों को लाभ दिया जाता है। और उन जो बेटियां होती है उनकी जो आयु है वह 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और जो वर पक्ष है, लड़का है जिसके साथ शादी हो रही है, उसकी आयु 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदन दोस्तों इसमें ऑनलाइन होता है और जो शादी की तारीख होती है उसके 3 महीने पहले या शादी की तारीख के 3 महीने बाद तक आवेदन हो सकता है। लेकिन थोड़ा दोस्तों मेरा इसमें ये कहना है कि जो शादी की तारीख होती है इस हिसाब से आवेदन होना चाहिए, जो वित्त वर्ष चल रहा है उसी वित्त वर्ष में आवेदन हो जाए। जो पुराना वित्त वर्ष है उसमें आवेदन नहीं करना चाहिए। जैसे मानकर चलिए किसी बेटी की शादी 5 अप्रैल में है तो उसका आवेदन या तो अप्रैल में हो या बाद के महीने में हो, उससे पहले का जो महीना है मार्च वगैरह में नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन मेरा थोड़ा इसमें मशवरा यही है कि इसी तरीके से आवेदन करना चाहिए ताकि जिस वित्त वर्ष में शादी हो रही है उसी वित्त वर्ष में आवेदन हो। दोस्तों आवेदन इसमें जिस साइट पर होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह साइट मैंने दी है दोस्तों, वहां जाकर आप उसको देख सकते हैं। और आवेदन की प्रक्रिया आप स्वयं भी कर सकते हैं या जन सेवा केंद्र पर भी जाकर कर सकते हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया है थोड़ा सा उसमें संशोधन हुआ है। और संशोधन यह है कि दोस्तों इसमें जो आवेदक होता है, और आवेदक इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लड़की का पिता है वह या उसकी माता ही होगी। लड़की के मम्मी पापा में से कोई एक आवेदक हो सकता है। और जब वह आवेदक रजिस्ट्रेशन करने जाएगा तो इसमें आवेदक का आधार कार्ड साइट पर डाला जाएगा। फिर उसको डालने के बाद जो आवेदक है उसके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। वह OTP फिर पुनः साइट पर डाला जाएगा। यही प्रक्रिया जो पुत्री है उसके आधार कार्ड के साथ होगी। पुत्री का आधार कार्ड डाला जाएगा, पुत्री के मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और वह OTP फिर आवेदन में डाला जाएगा। फिर उसके बाद आगे फॉर्म की प्रक्रिया बढ़ती है। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर पर ही OTP आएगा। अगर किसी का मोबाइल नंबर किसी आवेदक का और उसकी पुत्री का आधार से लिंक नहीं है तो किसी भी नज़दीकी आधार सेंटर पर जाकर वह लिंक कराया जा सकता है। अच्छा, कभी कभी यह भी हो सकता है कि पुराने समय में आधार कार्ड बनवाया है और उस आधार कार्ड में उनके कोई पुराना नंबर लिंक है और उसका पता नहीं है, तो वह OTP आएगा तो यही नहीं पता चलेगा किस नंबर पर OTP आ गया। तो मेरी इसमें आपसे यही सलाह है, हाल फिलहाल में जो भी नंबर आवेदक या उसकी पुत्री चला रही है वह उसी नंबर को अपने आधार से लिंक करवा ले। बेटी भी अपने आधार से लिंक करवा ले अपना जो फिलहाल का नंबर है, और जो उसका पिता है, आवेदक है, उसकी माता, जो भी आवेदक है वह अपना मोबाइल नंबर अपने आधारों से लिंक करवा ले। अपडेट हो जाता है बहुत आसानी से, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों आवेदन के समय यह OTP वगैरह सब जब उसमें आवेदन में हो जाता है तो फिर आगे प्रक्रिया बढ़ती है। और इसमें फिर जो आय प्रमाण पत्र होता है, आय प्रमाण पत्र का भी क्रमांक इसमें आवेदन में भरा जाएगा।
अब आय प्रमाण पत्र किसका होना चाहिए ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आय प्रमाण पत्र इसमें आवेदक का लगेगा। आवेदक उसकी मम्मी है तो मम्मी का आय प्रमाण पत्र लगेगा, पापा है तो पापा का आय प्रमाण पत्र लगेगा। फिर इसके बाद जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र किसका होना चाहिए दोस्तों? जाति प्रमाण पत्र में मेरा आपको यह मशविरा है, या तो जाति प्रमाण पत्र लड़की का हो यानी कन्या का हो, या उसके पिता का हो। पिता या कन्या में से किसी एक का होना चाहिए, और इसमें जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक ही भरा जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। जो वर पक्ष होता है, लड़का होता है, उसका इसमें डिटेल भरा जाएगा, नाम, आयु और उसका पता। तो इसमें लड़के का आधार कार्ड की डिटेल इसमें भरी जाती है। फिर बात आती है शादी का कार्ड। शादी का कार्ड इसमें अपलोड होगा, और एक जो आवेदक होता है, आवेदक मम्मी या पापा, उसका बैंक पासबुक की फोटोकॉपी भी आवेदन में अपलोड होगी। के बाद आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों पूरी हो जाएगी, और आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद आवेदन की हार्ड कॉपी और जितने भी ये डॉक्यूमेंट की यहाँ आवश्यकता पड़ी है उन सब की फोटोकॉपी एक साथ मिलाकर अपने वीडियो कार्यालय में, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वीडियो कार्यालय में, और जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वह अपने उप जिलाधिकारी के कार्यालय में जमा कराते हैं। हालांकि दोस्तों हार्ड कॉपी जमा कराने का शासनादेश में कोई नियम नहीं है, लेकिन मेरी आपसे यह सलाह है कि आप जरूर कराएं। क्यों? इसका क्या कारण है? जब आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर देता है तो यह एसडीएम व वीडियो के पोर्टल पर शो होता है, और वहाँ जो चीज़ अपलोड की है उनको जो एसडीएम और वीडियो के कर्मचारी होते हैं उसको देखते हैं और सत्यापित करते हैं, और सत्यापन के समय जो वो पोर्टल पर जो चीज़ें उसमें डली होती है, भरी होती है, उसको कर्मचारी देखते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है आवेदक सही तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाता, और सही तरीके से वो दिखाई नहीं देता कर्मचारी को, जो भी लेखपाल और सेक्रेटरी होते हैं, तो उसमें दिक्कतें आती हैं, और ऐसे में सत्यापन के समय रिजेक्ट होने की संभावना बन जाती है। और चूंकि जो कर्मचारी होते हैं, लेखपाल और सचिव, भौतिक सत्यापन के दौरान फील्ड में भी जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि जो शादी की तारीख इसमें दी गई है उस समय पे शादी हुई थी या होने वाली है, उसका भौतिक सत्यापन किया जाता है सेक्रेटरी और लेखपाल द्वारा। तो ऐसे में भौतिक सत्यापन इन दोनों कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ मेरा यही कहना है कि कोई गड़बड़ी ना हो सत्यापन में, और जो कर्मचारी है उनके पास फोटोकॉपी सही तरीके से हो जो भी उसमें अपलोड की गई है चीज़ें। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितने अपलोड हुए, उनकी सभी की फोटोकॉपी हार्ड कॉपी के साथ मिलाकर अपने वीडियो और एसडीएम कार्यालय में आप जरूर जमा करा दें। इतना होने के बाद सत्यापन होगा, और जिला स्तरीय कमेटी से स्वीकृति मिलने के बाद आवेदक के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दोस्तों यह प्रक्रिया थी। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भली भांति समझे होंगे। शादी ब्याह का सीजन है, आपकी रिश्तेदारी में अगर कहीं कोई शादी ब्याह हो रही है, किसी गरीब कन्या की शादी हो रही है, तो आप इसको ज़रूर बताएं। 20,000 की आर्थिक मदद एक गरीब के लिए बहुत होती है, और यह बहुत ही पुण्य का भलाई का काम है। आपको और हमें सभी